नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपकी मैं सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। तो मोनिका की खबर लेकर के हम दोनों आपके सामने हाजिर हो गए हैं। रोजाना के मुताबिक जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं हमारा जो इंतजार होता है वो खत्म हो जाता है और मुझे लगता है मोनिका दर्शकों का भी। बिल्कुल, आपको भी इंतजार उतना ही रहता होगा जितना इंतजार हमें रहता है कि कब घड़ी में 11 बजे और हम आपके सामने हाजिर हो जाएं। रोजाना की तरह आपको बताएंगे राजनीति में क्या खास हो रहा है, क्या नए समीकरण बन रहे हैं, कौन से गठबंधन बन रहे हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज की बड़ी खबर क्या है। सोनिका, जरा बताइए क्या बड़ी खबर है आज की? आज की बड़ी खबरें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से एक ऐसी खबर है जिसपे मुझे लगता है ना सिर्फ हम दोनों की बल्कि हर किसी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की। अपने 7 घंटे के यूक्रेन दौरे में पीएम मोदी कीव में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और रूस यूक्रेन जंग को शांति तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी मोनिका बातचीत होगी। बिल्कुल, और सोनिका, इसके बाद हम बात करेंगे देश आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। पहले नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने पूरे देश को बधाई दी है और वो पल हम याद करेंगे जब पूरे देश ने गर्व महसूस किया था। बिल्कुल, और सबसे अंत में आपको दिखाएंगे कि मानसून कैसे उत्तर भारत में हाहाकार मचा रखा है। कहीं राहत है तो कहीं आफत भी बन रही है मोनिका, क्योंकि जब भी बारिश आती है हम देखते हैं ऐसे हालात बनते ही हैं। तो इन खबरों पे नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन शुरुआत हम करते हैं मोनिका, बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। हम पूरे विस्तार के साथ उस खबर पर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर मोनिका आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, हम आपको बता देंगे, बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा दें। आपको बता दें कि ओडिशा से ये खबर है, जहां भुवनेश्वर में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही के बीच ये हंगामा हुआ। इसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के बीच ये भारी बवाल हुआ और इस बवाल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवाज भी आपको अंदर की सुनाई यहाँ पर दे रही है। बजट सत्र चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कैसे भारी हंगामा हो गया है। और देखिए, तमाम जो विधायक है स्पीकर की चेयर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन तस्वीरों को किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रखा है और बजट सत्र के दौरान ही ये सब कुछ हो रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर ओडिशा विधानसभा के अंदर की है। स्पीकर के चेयर तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। आसपास जो मार्शल है वो विधायकों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम मान रही है कैसे आगे बढ़ते जा रही हैं। अपनी बेंच से उठ करके स्पीकर की चेयर तक जाने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक पहुंच भी चुके हैं, लेकिन मार्शल हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के हंगामा विधानसभा के अंदर ये हो रहा है, जमकर बवाल हो रहा है मोनिका। बिल्कुल सोनिका, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह हंगामा हुआ जमकर और उसके बाद बवाल हुआ। यहाँ पर देखिए किस तरह स्पीकर की कुर्सी के पास तक पहुंच चुके हैं तमाम सांसद और उन्हें रोकने की कोशिश तो भरपूर की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो वो आमादा है कि वहां पर वो पहुंचे और अपनी बात वहां तक पहुंचाए। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने है बजट सत्र के दौरान ही ये भारी हंगामा ओडिशा विधानसभा के अंदर हुआ है। तस्वीरें अब आपने देख ली, लेकिन अब हम बात आगे चल के करते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां पर मोनिका पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और तस्वीरें भी लगातार अब आ रही हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात। आपको बता दें कि 7 घंटे वो कीव में ही रहेंगे और भारतीय लोगों से भी पीएम मोदी इस बीच मुलाकात करेंगे। अमन और शांति पर जेलेंस्की से बातचीत की जाएगी। इस बीच एस जयशंकर और अजीत डोभाल भी उन्हीं के साथ हैं। तो आपको बता दें कि किस तरह वहां पर शांति हो, दोनों देशों के बीच समन्वय और मजबूत हो, यही हमारा फोकस और मुद्दा है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के 2.5 साल के बाद पीएम मोदी आज वहां पर पहुंचे और पीएम 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद राजधानी पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां पर यूक्रेन में 7 घंटे बिताएंगे और पीएम मोदी यूक्रेन में शांति के लिए कई बार वकालत भी कर चुके हैं। पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे ताकि शांति स्थापित की जा सके और यही वजह है कि यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि एक दोस्त यूक्रेन के साझेदार के रूप में भारत जल्द ही शांति और स्थिरता लाने की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन की जब हम बात करते हैं मोनिका, यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई। इन सब के बीच अब पीएम मोदी कीव पहुंचे हुए हैं।
ये तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है उस दौरान की जब पीएम नरेंद्र मोदी की पहुंचते हैं उनके साथ वहां पर एस जयशंकर मौजूद हैं, अजय डोभाल यहां पर उनके साथ मौजूद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत तो होगी, लेकिन मोनिका हमें लगता है कि जिस तरह से युद्ध की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है वहां शांति की बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी यहां पे जरूर करने वाले हैं और इसी पर नजर पूरी दुनिया की भी रहने वाली है, क्योंकि न सिर्फ यूक्रेन पहुंच करके बल्कि इससे पहले भी जब से युद्ध की शुरुआत हुई है पीएम नरेंद्र मोदी शांति की वकालत करते भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसी यात्रा पर है, क्योंकि पीएम मोदी ने लगातार इस बात का जिक्र कई बार किया है कि शांति बहुत जरूरी है और फिलहाल यूक्रेन रूस की जो वॉर चल रही है, जो वहां पर हालात हैं, उसके बीच पीएम मोदी का यूक्रेन जाना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सोनिका यही वजह है कि इस मुद्दे की बात फिलहाल पूरी दुनिया कर रही है। बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की जब बात आती है तो हर किसी की निगाहें इस चीज पे होती है कि उनके तरफ से क्या कहा जाएगा। भारतीय लोगों से भी मुलाकात वो करने वाले, उन्हें भी वहां पर वो संबोधित करेंगे। ऐसे में यूक्रेन में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं मोनिका, वो और भी ज्यादा उत्साहित और खुश वहां पे नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास अपने आप में है और खास इसलिए भी है कि 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से नेटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले मोदी और जेलेंस्की ने मई 2023 में जापान में G7 समिट के दौरान जंग के बाद पहली बार मुलाकात की थी और अब ये चौथी मुलाकात दोनों के बीच होने जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होगी, शांति की अपील की जाएगी और तमाम जो पक्षीय मुल्क है खास तौर से उनकी नजरें इस दौरे पर उनकी बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी रूस जा चुके हैं और अब नजरें इस वजह से भी है क्योंकि यूक्रेन, रूस के बाद यूक्रेन जाना पीएम नरेंद्र मोदी का, तमाम जो और देश है, नेटो देश है, खास तौर से उनकी भी नजरें रहने वाली है। क्योंकि जब नेटो की बात हम करते हैं मोनिका, नेटो यूक्रेन के साथ नजर आया है इस पूरे युद्ध के दौरान। अपनी तरफ से तमाम चीजें नेटो की तरफ से मुहैया करवाई गई है यूक्रेन को। हालांकि रूस हमेशा आक्रामक रुख में नजर आया है, नेटो को लेकर के भी और यूक्रेन को लेकर के भी। 2.5 साल लगातार हो चुके हैं इस युद्ध को, लगातार ये जारी है मोनिका। इन सबके बीच अब पीएम मोदी यूक्रेन में। बिल्कुल ठीक। और सोनिका, पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच ये चौथी मुलाकात है। ये मुलाकात इसलिए भी बहुत खास क्योंकि ये मुलाकात भारत की विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। भारत ने हमेशा से ही रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा। हालांकि पीएम मोदी की ये यात्रा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है और यूक्रेन की यात्रा से पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको हम लगातार बता रहे हैं किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इस मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच कई अहम मुद्दे हैं जहां पर बातचीत होगी। ये जानना भी बेहद अब जरूरी है कि इस बैठक में दोनों नेता क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। तो आप समझिए रक्षा क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बातचीत होने वाली है, आर्थिक साझेदारी पर दोनों के बीच बातचीत होगी, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर के भी बातचीत होगी, सांस्कृतिक आदान प्रदान पे बातचीत होने वाली है, स्टूडेंट से जुड़े मामलों पर भी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। कई अहम मुद्दे, कई अहम बातचीत दोनों ही नेता के बीच यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ अब भारत में बल्कि पूरे विश्व में बढ़ चुकी है और यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो उस पर नजरें पूरी दुनिया की रहती है मोनिका। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने। और साथ ही हमने इस बात का भी जिक्र किया कि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले थे उससे पहले ही वहां के जो भारतीय हैं उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली थी। वो बहुत उत्साहित नजर आए थे और सभी ने अपने हाथों में तिरंगा लिया था और कह रहे थे कि बस इंतजार है कि कब पीएम मोदी आए और हमसे मुलाकात करें। चलिए सुनवाते हैं भारतीयों का क्या कुछ कहना था। एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। अगर मुझे चांस मिला तो पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ, काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और
काफ़ी एक्साइटेड हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। और सोनी का सबसे पहले ये भी हम बात करेंगे कि पीएम मोदी वहां पर इतना लंबा सफर करने के बाद पहुंचे हैं क्यों, और बहुत बड़ी बात है ये कि इस उम्र में हम हमेशा कहते हैं कि पीएम मोदी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और इतना लंबा सफर करने के बाद ट्रेन के जरिए वहां पर पहुंचे हैं। क्या खासियत है इस ट्रेन की? खासियत बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन की। जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए मोनिका, ट्रेन में सफ़र करना हर किसी को पसंद तो होता है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री ने हवाई यात्रा इस वजह से नहीं की क्योंकि वो एक वॉर जोन है जब हम यूक्रेन की बात करते हैं। लेकिन इस ट्रेन की खासियत क्या है, जिस ट्रेन के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे हैं, 10 घंटे का ये सफर रहा। पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचे। इस ट्रेन को यूक्रेन की आयरन डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाता है। इस ट्रेन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वीआईपी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन को अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस किया गया है मोनिका, और बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम लगातार निगरानी यहाँ पे करती रहती है। और सोनी का हम सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है, और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूँ कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में
ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को यहाँ पर आप सुन रहे थे। उन्होंने एक साफ तौर पे यहाँ कहा कि बुजुर्गों की जो पेंशन रुकी हुई थी उसे शुरू करवा दिया गया है। 1 लाख बुजुर्गों की संख्या उन्होंने बताई जिनकी पेंशन रुकी हुई थी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी दी गई है। मोनिका। बिल्कुल सोनिका, और आतिशी ने इससे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने इस बीच मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को सभी की चिंता है और अब सभी की पेंशन शुरू कर दी गई है। आतिशी की तरफ से तमाम बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की उन्होंने यहाँ पे बात रखी है कि जब भी वो उनसे मुलाकात होती है तो वो हमेशा बुजुर्गों के लिए यहाँ पर पेंशन की बात वो करते आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं, फिलहाल वो जेल में है मोनिका, क्योंकि तमाम उन पे आरोप दिल्ली के शराब घोटाले में लगे हुए हैं। ईडी के केस में उन्हें जमानत जरूर मिली, लेकिन सीबीआई केस में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। लेकिन आतिशी इसके बाद से लगातार वो सामने रही है कि मुख्य चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो आतिशी मुख्य चेहरे के तौर पर आगे आई हैं। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और अब तमाम बातें उनकी तरफ से यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन आगे रुक करते हैं मोनिका, जब हम आज के दिन की बात करते हैं, 23 अगस्त की हम बात करते हैं, तो आज का दिन भारत के इतिहास में ना सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। दरअसल इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए 23 अगस्त की तारीख काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर के इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले नेशनल स्पेस डे की सभी को बधाइयां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले नेशनल स्पेस डे पर सभी को बधाई। हम स्पेस सेक्टर में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े ही गर्व के साथ याद कर रहे हैं। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सराहना करने का समय है, उनकी तारीफ करने का समय है। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को लेकर कई ऐसे फैसले लिए हैं जहां भविष्य में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भारत इससे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो रहा है। ये नजर भी आ रखा है। ये वही वीडियो है जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर किया गया है। मोनिका। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने। और ऐसे में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका की जमकर तारीफ की। दरअसल आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। सोमनाथ ने अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में नई नीतियां बनाई बल्कि उन्हें लागू भी किया। इसरो प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद हम एक अंतरिक्ष नीति पर काम कर रहे हैं। ये नई नीति अंतरिक्ष विभाग और इसरो की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। और मोनिका, पिछले साल यानी कि 2023 में 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक अलग ही इतिहास रच दिया था। इसकी जानकारी आपको दे तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देखा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से लेकर के घोषित किया था। स्पेस सेक्टर में दरअसल भारत के बढ़ते कदम और रिसर्च एंड जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए आज के दिन को मोनिका राष्ट्रीय अंतरिक्ष को लेकर के तमाम चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। नेशनल स्पेस डे आज के दिन को घोषित कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारत अब स्पेस के सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रखा है, इस दबदबे का जश्न मनाने का ये दिन है अब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चंद्रयान 3 ने भारत के ग्लोबल स्पेस सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में तैयारी की है। आपको बता दें कि थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। और 2014 के बाद से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की किस तरह प्रगति हुई वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक श्रेष्ठता, टेक इनोवेशन और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को ये दर्शाती है। लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा और मंगल की खोज दुनिया की बड़ी एजेंसियां इसको लेकर तैयार है। 104 उपग्रह के साथ लगातार यहाँ पर जो कोशिशें हैं सोनिका वो लगातार की जा रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी पहुंचा दें, केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आपको बता दें
कि केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई टली और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जमानत अर्जी डाली जा रही है जिसपे सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज नहीं होने वाली है। जमानत याचिका पर 5 सितंबर को अब सुनवाई होगी। शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इससे पहले जब उन्हें ईडी के केस में जमानत मिली थी, लेकिन सीबीआई के केस में उन्हें जमानत नहीं मिली है और इसी मामले में आज की ये सुनवाई होनी थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई है। अब जो अगली तारीख है वो है 5 सितंबर की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल तो कम नहीं हो रही हैं। शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया, फिलहाल वो जेल में बंद है। इससे पहले क्योंकि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रखे थे पहले, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीद जगती है मोनिका की अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आएंगे। बिल्कुल, और जब सोनिका सिसोदिया जेल से बाहर आए तब उन्होंने बार बार इसी बात का जिक्र किया था कि पार्टी मजबूत होगी, पार्टी अब पहले से और ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्य की जीत हुई है और अब बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। और यही वजह है कि जब सुनवाई की आज बात हुई तो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे, लेकिन अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा 5 सितंबर का, क्योंकि अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, फिलहाल वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। यानी कि इंतजार अभी और भी करना होगा। पार्टी की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही सोनिका। बिल्कुल, जमानत याचिका पर 5 सितंबर को अब सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव मोनिका कई राज्यों में होने जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश थी, उन्हें उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द बाहर आएंगे। इस खबर पर हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। आशीष, आज की जो सुनवाई थी वो टल के जानकारी मिल रही है 5 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। देखिए, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की है। पहली अर्जी में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया था। दरअसल इस मामले में सीबीआई की तरफ से अभी जवाब दाखिल नहीं हुआ है। जो दूसरी अर्जी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग की है, उसमें जो सीबीआई है उसने अपनी जवाब जो है वो अदालत में दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए और अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। आज मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी राजू, जो सीबीआई की तरफ से अदालत में अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने एक मामले में अपनी जो जवाब है वो अदालत में दाखिल कर दिया है। तो फिर उसके बाद सवाल ये आया कि भाई दूसरे मामले में क्या? तो उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम अपना जवाब जो है वो दाखिल कर देंगे। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जवाब की जो कॉपी है वो अभी तक हमें दी नहीं गई है।